स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में बेहद स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम किस किस टॉपिक पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैंग्रोव सेल। तो मैंग्रोव अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाल ही में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की हमारी बुक सीरीज चल रही है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव ये एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप उसको डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेकर कुछ डाटा सामने आया है, इसी के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक है पैलियो प्रॉक्सीज। तो देखिए, जब हमें बेसिकली वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में कुछ नॉलेज निकालनी रहती है, तो जब से ह्यूमंस ने वेदर को मॉनिटर करना, मेजर करना स्टार्ट किया है, तब से तो हमारे लिए इजी है। बट अगर हम उस टाइम का एक वेदर क्लाइमेट जानना चाहते हैं जब हमने मेजरमेंट शुरू भी नहीं किया था, तब हम कैसे पता करते हैं? तो दरअसल एक टर्म आती है पैलियोप्रॉक्सीज, इसको यूज किया जाता है। इट इज अ सिस्टमैटिक बेसिकली अप्रोच जो उस टाइम के वेदर के बारे में हमें नॉलेज देती है जब हमारे पास तरीके नहीं थे या जब हम वेदर को, क्लाइमेट को मॉनिटर नहीं करते थे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कोरल रीफ्स के बारे में भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो हमारी बुक सीरीज है उसमें एक डिटेल्ड चैप्टर जो था कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये वाले चैप्टर में ना हम कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल ब्लीच क्या होता है, कोरल रीफ के टाइप्स क्या होते हैं, इनका ह्यूमैनिटीज पे क्या एक असर है, इनके पॉजिटिव जो बेसिकली सर्विसेज हैं हम लोगों के लिए, और साथ में इनके हैबिटेट को लेकर या इनके पॉपुलेशन को लेकर थ्रेट क्या है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। वो वहाँ से आप देख सकते हो। ओवरऑल जो हमारी एनवायरमेंट बुक सीरीज है, राइट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट, और ये आपके ना एनवायरनमेंट को कंप्लीट करा देगी। किसी भी चीज़ को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज योर स्टैटिक एंड सेकंड इज योर करंट, राइट। तो स्टैटिक के लिए यू शुड रिफर दैट बुक सीरीज, पूरी की पूरी बुक, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। एंड फॉर द करंट अफेयर तो यस, हम हर हफ्ते मिलते हैं और इस जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर इस इंडेक्स में ये देखा गया कि जो पॉल्यूशन का लेवल था वो कम था, हवा कंपैरेटिवली क्लीन थी। तो अच्छी बात है, इसको देखेंगे। एंड देन लास्ट में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपका केटोप्रोफेन है एंड बेसिकली आपका एसिक्लोफेनेक है, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है ताकि जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है, राइट है, उसमें जो एक ड्रास्टिक डिक्लाइन इंडिया के अंदर देखा जा रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, उस पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वल्चर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डाइक्लोफेनेक पर भी गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगाया गया था एंड यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये हमारे जो है आज के टॉपिक रहने वाले हैं। आज की क्लास हमारी जल्दी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉपिक्स नहीं है। एक टॉपिक दरअसल हीट वेव भी न्यूज़ में था, बट मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी हम उसको काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। एक और टॉपिक जो था वो अल नीनो भी बेसिकली न्यूज़ में था, बट अगेन मैंने वो यहाँ पर स्किप किया है क्योंकि अल नीनो को हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। एंड देयर आर 2 और 3 टॉपिक्स मोर, बट उनमें ना अभी उतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है कि उनको अभी पढ़ा जा सके। अगर नेक्स्ट वीक तक उनमें एग्जाम रिलेवेंट कुछ निकल कर आता है तो हम उनको नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे। ओवरऑल आज हम ये पढ़ने वाले हैं, साथ में केस स्टडी पर भी हम नजर डाल लेंगे, ठीक है, बढ़िया। ओके, चलने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी है वो एक वॉर से कम नहीं है। जब यूपीएससी की तैयारी होती है ना, इट बिकम्स अ लाइफ स्टाइल ऑफ योर्स। आपके जीवन जीने का तरीका बन जाता है यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि आप सोते जागते उठते खाते पीते सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचते, इस प्रोसेस में रहते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एग्जाम।
लेकिन इस प्रोसेस में डिस्ट्रैक्ट होना, इस प्रोसेस में खो जाना, क्लूलेस फील करना, हेल्पलेस फील करना, ये फील करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है तो याद नहीं आ रहा, या फिर इतना पढ़ लिया है फिर भी हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या फिर इतना पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद मेंस आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो कलम क्यों नहीं चल रही है। दरअसल ये प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। और इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। उस प्रोग्राम में कुछ बेसिकली चीज़ों को आपको जो है बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से कवर कराया जाएगा। फर्स्ट, आपका जो सिलेबस है उसको एनसीईआरटी के बेस से स्टार्ट किया जाएगा, देन उसको एक स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर जाया जाएगा। दैट मीन्स आपका फाउंडेशन कवर हो जाएगा। देन आपके टेस्ट सीरीज और मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम कराई जाएगी। जो फैकल्टीज होते हैं वो आपको लाइव पढ़ाते हैं, तो एक इंट्रैक्शन उनके साथ रहता है, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेंटोरशिप यहाँ पे अवेलेबल रहती है। आपके जो मेंटोर होते हैं वो फ़ोन पर आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। आप फ़ोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर उनके साथ एक कनेक्शन जो है अपना डेवलप कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम आप बेसिकली मेंटल लेवल पर या फिर अपनी प्रिपरेशन के लेवल पर फेस कर रहे हो, वो आप पूछ सकते हो। तो प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको बस सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। इट्स मच मोर देन दैट, एंड दैट्स वाई एक प्रोग्राम ज्वाइन करने के अपने बहुत सारे रियल बेनिफिट्स होते हैं। एंड इसीलिए स्टडी आईक्यू ने एक और बात का ध्यान रखा है। कई बार जो पढ़ाई होती है वो आप अपनी एक पर्टिकुलर भाषा में करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। दैट्स वाई हम 3 भाषाओं में आपके लिए बैच लेकर आए हैं। मॉर्निंग का ये बैच होगा, 11 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सुबह 8 बजे से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 11 अगस्त से। तो इस बैच को ज्वाइन करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। एंड साथ ही आपने क्या करना है, फीस पर एक मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए एक अपना फैकल्टी कोड यूज करना है, दैट इज प्राची लाइव, PRACHILIVE, राइट है। देखो, इस बैच को लेकर फीस पे करने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। प्लीज ट्राई टू रीच मी। अगर आप मुझे पिंग करेंगे, मुझसे जो है बेसिकली चीजें पूछेंगे, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफाई कर पाऊंगी, राइट है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी विद प्राची, ठीक है, यूपीएससी विद प्राची, यहाँ पे जो है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द बैच या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखना है। अभी अपनी क्लास के एंड में भी जो है हम एक बार फिर से अपनी टेलीग्राम चैनल एंड अपनी बैच की इन्फॉर्मेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को। पहला टॉपिक, मैंग्रोव सेल। तो देखो, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई हम अपने स्टेट में एक मैंग्रोव सेल जो है स्टैब्लिश करेंगे। और दरअसल जो इंटरनेशनल डे था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट की है। देखो, वेस्ट बंगाल में भारत के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एक थ्रेट भी मैंग्रोव्स को जो है देखने को मिलेगा। दैट्स वाई अब स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, राइट है। देखो, अगर इंडिया की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव जो है भारत में है, और ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का एक डाटा है। यानी कि आप मान सकते हैं 0.49 मिलियन हेक्टेयर ये ऑलमोस्ट बैठता है, ठीक है। जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है वो बेसिकली भारत में जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका 40% जो है अपने पास रखता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो इसलिए जो सेल बनाया जा रहा है ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी, राइट है, जो दरअसल मैंग्रोव के मैनेजमेंट को लेकर, इनके कंजर्वेशन को लेकर डेडिकेटेड होगी। देखो, क्या होता है, कई बार जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे रहते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर अगर आप फोकस करना चाहते हो तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनानी पड़ती है ना। उसका टास्क यही होता है कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए। कुछ इसी तरह की अप्रोच को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे लिया है, एक मैंग्रोव सेल बनाया है जो मैंग्रोव के कंजर्वेशन को, प्रोटेक्शन को, मैनेजमेंट को लेकर काम करेगा। ये जो सेल है ये दरअसल फंड भी जनरेट करेगा, और फंड ना सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेस से आएगा बल्कि ये लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट और इंटरनेशनल सेक्टर है हम वहाँ से भी फंड रेज करेंगे अलग अलग तरीकों से, एंड देन उस फंड का हम यूटिलाइज करेंगे जो मैंग्रोव हैबिटेट है उसको बेसिकली रिस्टोर करने में,
राइट। दिस इज टू न्यूज, दिस इज वेरी बेसिक। इसको आप एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। स्टेट पीएससी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राइट है। या फिर यूपीएससी अगर कोई 4 या 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ये एक वन ऑफ द स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है ना। थोड़ा सा मैंग्रोव के बारे में देख लेते हैं। देखो मैंग्रोव अपने आप में अलग हैं। क्यों अलग है? ये सॉल्ट टॉलरेंट आपके प्लांट्स होते हैं। दरअसल जो कोस्टल एरिया है ये आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे इंटरटाइडल जोन में। इंटरटाइडल जोन जनरली आपका जो लो टाइड लैंड और हाई टाइड लैंड वाला एरिया होता है उसको कहा जाता है। यानी कि वहां पे टाइम टू टाइम क्या है, आपका जो टाइड से पानी आता है वो भरता रहता है और ओशन का जो खारा पानी यहाँ पे भरता रहता है ये उसके अनुकूल अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। जनरली आप ट्री देखोगे वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करते हैं, बट मैंग्रोव्स सॉल्ट वाटर टॉलरेंट ट्री होते हैं। ठीक है, जनरली आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो इंटरटाइडल रीजन होते हैं वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये वहां पे बेसिकली फॉर्म होते हैं जहाँ पे एक तो आपका जब इंटरटाइडल जोन है तो ओशन वाटर से प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई होते रहती है। साथ में जो वेव्स हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आते रहते हैं, तो एक बेस इनको यहाँ पे जो है मिल जाता है ताकि अपने रूट्स वगैरह को ये प्रॉपरली यहाँ पे क्या है डाउन कर सके। देखो ये एक्सट्रीम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। देखो जहाँ पे बार बार ओशन का पानी भरता रहेगा वहां पे एक दलदलीय सी जो है आप कह सकते हो सॉइल बन जाएगी, है ना। मड़ी सा एक जो है आपका वहां पे देखने को मिलेगा सरफेस। वहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो ऑक्सीजन का लेवल अगर बहुत ज्यादा कम है तो किसी भी ट्री के लिए, किसी भी प्लांट के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है। बट मैंग्रोव्स जो हैं वो एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशंस को, जहाँ पे वेरी लो ऑक्सीजन है, वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी इसके लिए ये सरवाइव कर पाए इसके लिए इनके अंदर एक तो जो रूट सिस्टम होता है और साथ में जो इनका बेसिकली एक सीड जर्मिनेशन का प्रोग्राम होता है, राइट है। इनके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेबिलिटी इनके द्वारा कर ली गई है। जैसे तीन तरह के रूट्स आपको जो है मेजरली मैंग्रोव्स में देखने को मिल जाएंगे। एक आपके न्यूमेटोफोर्स होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं, प्रॉप रूट्स होते हैं। इनके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है अपने लेक्चर में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बुक सीरीज में। इसी तरह सीड जर्मिनेशन भी इनके अंदर एक अलग तरीके का देखने को मिलता है, उसको वीवी पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने क्या है अपने अंदर चेंजेस किए हैं। इसके अलावा जो मैंग्रोव होते हैं वो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनकी तरह जो फ्रेश वाटर है अपनी थिक जो सक्लेंट लीव्स होती हैं, थोड़ा आप कह सकते हैं गद्देदार जो एक इनकी पत्तियां होती है उसमें स्टोर करके रखते हैं। लीव के ऊपर एक वैक्सी सी कोटिंग होती है। ये जो वैक्सिंग सी कोटिंग होती है, चिकनी एक जो परत होती है, ये दरअसल क्या करती है, जो उस पत्ती के अंदर वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है उसको इवेपोरेट होने से बचाती है, उस वाटर को लॉक करके रखती है ताकि मैंग्रोव की अपनी जो वाटर की बेसिकली ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो जाए। देखो इनको ना ब्लू कार्बन इकोसिस्टम कहा जाता है। क्यों ब्लू कार्बन इकोसिस्टम कहा जाता है? क्योंकि देखो ये कोस्टल एरिया में है। ठीक है, आपके कोस्टल एरिया में है और यहाँ पे जो ओशियन वाटर है उसका लगातार जो है बेसिकली एक आप कह सकते हैं काम चलते रहता है। तो इसी वजह से मैंग्रोव्स के द्वारा जिस कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है, जिस कार्बन को स्टोर किया जाता है, कहा जाता है कि एक तरीके से ब्लू कार्बन को स्टोर कर रहे हैं। और यू कैन से कि ये ब्लू जो आपका एक सिस्टम है, राइट है, जो आपका एक ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है ये उसका पार्ट है। काफी बड़ी मात्रा में ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो मैंग्रोव ट्री स्पीसीज होती है ना जी, तो ब्रॉडली आपको क्लासिफाइड मिल जाएंगे दो तरीके में। एक आपके ट्रू मैंग्रोव्स होते हैं और एक आपके मैंग्रोव एसोसिएट होते हैं। देखो मैंग्रोव के जो ट्री हैं उनके अंदर अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उनको हमने मोटे तौर पर दो चीजों में डिवाइड किया है, एक होते हैं आपके ट्रू, एक होते हैं आपके एसोसिएट। ट्रू बेसिकली वो होते हैं जिनमें एक्चुअली में वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हुई है कि भाई वो हाईली स्लाइन मैंग्रोव इकोसिस्टम में रह सके, जैसे विविपैरिटी होना, सॉल्ट सिक्रेटिंग जो है बेसिकली ग्लैंड्स का होना, तो ये आपके ट्रू मैंग्रोव्स होते हैं। साथ में वो वाले स्पीसीज जो इन मैंग्रोव्स के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि उन्होंने सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट भी कर लिया हो। उनको हम दरअसल मैंग्रोव एसोसिएट्स बोल देते हैं।
ठीक है, तो ये दो एक बेसिकली आप कह सकते हैं कैटेगराइजेशन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसके अलावा अब मैंग्रोव्स का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इकोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन ये कर पाते हैं। मैंग्रोव जो है, जो टाइड होते हैं, टाइड की जो बेसिकली एक इंटेंसिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोस्टल इरोजन होने से बचाते हैं, ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली कार्बन को स्टोर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के आपको स्पीसीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, फिशरी को सपोर्ट करते हैं, सुनामी के लिए भी एक शील्ड का काम ये करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी हाल ही में मैंने एक पेड क्लास ली थी, उसमें बताया था कि कैसे श्रीलंका के अंदर जहाँ पे मैंग्रोव्स प्रॉपर थे, वहाँ पे सुनामी की वजह से जो 2004 वाला बेसिकली इंसिडेंट हुआ था, कम लॉस देखा गया था कंपैरेटिवली उस जगह के जहाँ पे मैंग्रोव का कवर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो, जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी, इसने ये भी कहा है कि देखो, इंडिया में पूरे साउथ एशिया का लगभग 3% जो है मैंग्रोव कवर है, और दरअसल ये भी कहा गया कि हमारा जो मैंग्रोव कवर है वो 54 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि लगभग 1.1% से जो है बड़ा है, अगर हम 2019 के जो है कंपेयर में देखें। यानी कि 2019 के कंपेयर में आप अगर 2021 का डाटा देखोगे तो माना जा रहा है कि जो आपका मैंग्रोव कवर है, ठीक है, उसमें आपको क्या है, थोड़ा सा, बहुत कम सही, बट इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। परफेक्ट है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है कवर होता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इन फैक्ट्स को मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। जैसे बताया गया है कि सुंदरबन में जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर, गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना, एशरीज क्रोकोडाइल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भीतरकनिका उड़ीसा में है, जो कि रिवर ब्राह्मी और बैतरनी जो है उसके डेल्टा पर बने हुए हैं, है ना। ये हमारा जो एक रामसर वेटलैंड भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी रिवर्स हैं, है ना, उनके जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव्स डेवलप हो रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, आपको आंसर्स को सॉल्व करने में काम आ जाएंगे, या आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वहां पे भी आपको ये काम आ जाएंगे। परफेक्ट है, चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया है कि जो इंडिया के टाइगर का पॉपुलेशन है वो 2022 में करीब 3682 3682 था, है ना, और 2018 में कितना था, 2967 था। तो दरअसल इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि जुलाई 29 को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन सरकार ने बताया कि देखिए यहाँ से यहाँ आने में हमने क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन में इजाफा देखा है। तो हाईलाइट की बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रिलीज की गई है। दोनों ही बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज अ एनजीओ, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे 2022 में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स थे, है ना, 785, वो कहाँ से मिले आपको, मध्य प्रदेश से मिले, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड, एंड इसके अलावा फिर महाराष्ट्र। 2014 के बाद से देखा जाए तो एक्चुअली टाइगर्स की पॉपुलेशन में 5 से 6% का लगातार इजाफा आपको देखने के लिए मिला है। भारत के अंदर जो हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मेजरली उनकी पॉपुलेशन आपको जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां देखने के लिए मिल जाएगी। आज के डेटा की बात करें तो 53 जो है डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स भारत के पास है, जो कि भारत की टोटल लैंड का 2.3% जो है कवर करके रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें वो रिजर्व जिसके अंदर आपको ज्यादा बेसिकली टाइगर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, 260 एनिमल्स यहाँ पे हैं। फिर बांदीपुर में 152 है, नागरहोल में है, ठीक है, जो कि दोनों कर्नाटका में है। यहाँ पे रिपोर्ट में ये भी बताया गया 35 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, यानी कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से 35 ऐसे हैं जिनको अर्जेंटली
ये ज़रूरत है कि वो कुछ मेजर्स को यहाँ पे अडॉप्ट करें, हैबिटेट रिस्टोरेशन को लेकर, और बेसिकली जो उनके आप कह सकते हैं जिस पर वो फीड करते हैं, है ना, उन एनिमल्स की पॉपुलेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों को क्या है बेसिकली वो पहले काम करें, तब जाके यहाँ का जो है हालात ठीक होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि क्वार्टर ऑफ टाइगर्स अभी भी ऐसे हैं जो इन प्रोटेक्टेड एरिया के आउटसाइड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी टाइगर्स भारत के अंदर है वो सारे के सारे क्या है, यहीं पर रहते हैं। परफेक्ट है जी, इसको आप ध्यान रखना। अब देखो भारत के अंदर 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, काफी अच्छा इस प्रोग्राम में परफॉर्म भी किया है। शुरुआत हुई थी 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो आप देखिए 9 टाइगर रिजर्व थे भारत के अंदर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। आज के टाइम पे देखोगे तो बेसिकली आपके कितने हो गए, 53 हो गए हैं। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% जो है इसके अंदर आता है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है इस पे फंडिंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है आती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें जब हमने 2006 में अमेंडमेंट किया था उसके तहत जो है हमने इसको बनाया था। परफेक्ट है। अब देखिए बात करते हैं भारत की टाइगर कंजर्वेशन को लेकर क्या कुछ अचीवमेंट्स रही हैं। भारत ने अच्छा काम करके दिखाया है। सबसे पहले तो देखो पूरी दुनिया की जो 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है ना, वो भारत में है, जो कि लगभग 6% के एनुअल रेट से इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा एक TX2 इनिशिएटिव 2018 में दुनिया के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, टाइगर रेंज वाली जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। इसमें ये कहा गया था भाई हमें जितने भी हमारे यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करना है 2022 तक। भारत ने एडवांस में ही जो है इसको अचीव कर लिया था, ठीक है। ये जो बेसिकली TX2 है इसको 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था वहां पे अडॉप्ट किया गया था 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा। एक होता है आपका CATS एक्रेडिटेशन, ठीक है, कंजर्वेशन अश्योर्ड, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक जो है कंजर्वेशन अश्योर्ड करके आपका एक एक्रेडिटेशन होता है। इसमें 14 टाइगर रिजर्व भारत के ऐसे हैं, ठीक है, जिनको इस इंटरनेशनल अवार्ड के तहत जो है बेसिकली आप कह सकते हैं सम्मानित किया गया है। देखो ये आपका जो बेसिकली CATS है, ठीक है, ये आपका ना एक तरीके के कुछ स्टैंडर्ड्स है। अगर कोई टाइगर रिजर्व इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है तो माना जाता है कि भाई वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, फिर उनको एक एक्रेडिटेशन, एक मान्यता दे दी जाती है, एक अवार्ड जो इनको दे दिया जाता है। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं बेसिकली अपने हम दूसरे टॉपिक की, पैलियोप्रॉक्सीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैलियोप्रॉक्सीज की बात करते हैं। देखो अभी बोला जा रहा था कि भाई जो जुलाई 2023 है ये काफी ज्यादा हॉट जो है मंथ रहा है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के लिए। इस जुलाई 2023 का एक पर्टिकुलर डे जुलाई 3 या जुलाई 4 के बारे में कहा जा रहा था कि ये दरअसल पिछले 1 लाख साल में सबसे गर्म था। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि देखो इट्स साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमने 1 लाख साल पहले से तो वेदर को मेजर करना स्टार्ट नहीं किया था, तो हम कंपेयर करके बोल ही नहीं सकते कि 1 लाख साल में सबसे गर्म दिन था, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमने पैलियोप्रॉक्सीज के द्वारा वेदर के बारे में तो पता कर रखा है ना, तो फिर जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि पैलियोप्रॉक्सीज से भी जो आपको पता चलता है डाटा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है ना। तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि क्या सारा का सारा ये मुद्दा है। सबसे पहली बात तो पैलियोप्रॉक्सीज होते क्या हैं। देखो अगर हमें उस टाइम का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जिस टाइम का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जब ह्यूमंस ने मेजर करना स्टार्ट नहीं किया था, जब थर्मामीटर इन्वेंट नहीं हुआ था, तो हम जिस तरीके से पता करते हैं उसको पैलियोप्रॉक्सीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मटेरियल्स जो कि आपके जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अंदर
प्रिजर्व हो गया है उसको जो है यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन उसको जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के पैरामीटर्स हैं उनके साथ जो है एनालाइज करके बताते हैं। देखो, हो सकता है कि आपका जो है बेसिकली कोई आइस का जब बेसिकली टाइम था, है ना, जो पूरी दुनिया बर्फ में जम गई थी, कुछ गैसेस उस आइस के अंदर ट्रैप हो गई हों, वैज्ञानिकों के द्वारा उस गैस का पूरा जो ट्रैप था उसको एनालाइज किया जाए, उसका कंपोजिशन देखा जाए, देन उसके अकॉर्डिंगली वो क्या है पता करें कि भाई क्या वहाँ का उस टाइम का वेदर रहा होगा, किस तरह का चीज़ें रही होंगी, ठीक है। या फिर कुछ हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर आपको एनिमल्स, प्लांट्स किसी पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिले, तो भी आप उनके वेदर क्लाइमेट के बारे में पता कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ प्लांट्स या जो कुछ एनिमल्स हैं वो एक पर्टिकुलर वेदर में ही होते हैं। जैसे पोलर बियर आपको पोल्स के आसपास का जो एरिया है वहीं देखने के लिए मिलता है, ट्रॉपिकल में तो देखने के लिए नहीं मिलते। तो अगर कहीं पे पोलर बियर आपको दिख रहा है, डैट मीन्स वहाँ पे काफ़ी ठंडा टाइम रहा होगा। तो इस तरह के जो बेसिकली ये प्रॉक्सीज होते हैं, इनका इस्तेमाल जो है साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है उस टाइम पे किस तरह का एक वेदर, किस तरह का एक क्लाइमेट रहा होगा, इस चीज़ के बारे में एक आप कह सकते हैं एक गेस करने के लिए। बट देखो, ओशियंस वाटर की मिक्सिंग चलते रहती है, ठीक है, रेन पैटर्न का हमें नहीं पता किस तरीके का रहता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से टेम्परेचर कुड बी डिफरेंट, राइट, अलग अलग तरह का टेम्परेचर हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पैलियो प्रॉक्सीज हैं ये हमें एक लॉन्ग रेंज के क्लाइमेट का तो फिर भी आइडिया दे देती है कि अच्छा 1 साल या 10 साल में कुछ इस तरह का क्लाइमेट वहाँ का रहा होगा, पर ये हमें ना डे टू डे लाइफ का जो वेदर होता है उसके बारे में डाटा नहीं दे सकती। तो अगर आप कह रहे हो 3 या 4 जुलाई सबसे ज़्यादा गर्म दिन रात है, एक पर्टिकुलर डे को आपने पिछले 1 साल में कैसे कंपेयर किया होगा, क्योंकि डे टू डे का वेदर का डाटा तो हम किसी भी तरीके से करेक्टली निकाल सकते ही नहीं। ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे कहता है। इसमें वही बताया गया है, कुछ ऐसे प्रॉक्सीज होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस जो आपकी ग्लेशियल आइस के अंदर ट्रैप हो गई हैं, वो रिलेटिवली डायरेक्ट मेजरमेंट देती हैं एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ फिजिकल प्रॉक्सीज हो सकती हैं, जैसे सेडिमेंटेशन का कंपोजिशन, इसका कलर क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, डेनिसिटी क्या थी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। कुछ बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ रिमेन्स बचे रह गए, है ना, उससे पता चलता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ पे भी होगा वहाँ का टेम्परेचर, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कैसे होगी। तो हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे तभी रहता है जब उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों के जो सैंपल्स वगैरह होते हैं इनसे हम जो है कुछ चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट कंबाइन करते हैं इन सारे प्रॉक्सी बेस्ड पैलियो क्लाइमेटिक बेसिकली डाटा को, एंड जितना भी उनको बेसिकली फिर जो आपकी थर्मामीटर वगैरह की रीडिंग होती है उसके साथ एक कंपेयर करते हैं, देन एक अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं, और इस तरीके से जो है हमें ये हेल्प करता है कि किस तरीके से जो अर्थ का डाटा है ना, वो दरअसल जब ह्यूमन ने इस लैंडस्केप को ऑल्टर करना शुरू कर दिया, जब ह्यूमंस हावी हो गए इस धरती पे, उससे पहले का क्या था और अब क्या हो गया, तो एक कंपैरिजन करने में हमें हेल्प मिलती है। बट लिमिटेशन क्या है, देखो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है डेली वेदर के बारे में, डेली टेम्परेचर के बारे में से पता चलना। आप लॉन्ग टर्म के टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सैंपल्स के बेस पे लगा रहे हो। तो साइंटिस्ट बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम का अगर पता करना चाहते हैं उसके लिए कुछ अलग तरह के जो है बेसिकली आप कह सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ट्री पे कितने रिंग होते हैं उनसे थोड़ा आइडिया लग जाता है, कोरल से थोड़ा आइडिया लग जाता है, जो मरीन और आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो शेल होते हैं उससे साइंटिस्ट कुछ पता लगाते हैं। बट यहाँ पे भी आपको वीकली या सीजनल जो है टाइम स्केल का डाटा ही पता चल सकता है, डे टू डे लाइफ का डाटा आप पता कर ही नहीं सकते, एटलीस्ट अभी के टेक्नोलॉजीज के हिसाब से। तो इसीलिए कोई भी ऐसी पैलियो प्रॉक्सी नहीं है जो आपको डेली टाइम स्केल का एक टेम्परेचर दे दे। तो आप एक पर्टिकुलर डे पूरे 1 लाख सालों में सबसे ज्यादा गर्म था, ये साइंटिफिकली आप करेक्ट नहीं कह रहे हैं। और आर्टिकल का कहना यह है कि इस तरह की बातें हमें करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं एज अ साइंटिस्ट उसको सोसाइटी सुनती है ना, तो आप जो भी बोले वो एविडेंसेस के बेसिस पे बोले। तो ये तो एक आर्टिकल था, हमें पैलियो प्रॉक्सीज क्या होते हैं ना इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, आसान टाइप का पूछेगा, इतने से हो जाएगा।
परफेक्ट है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखो हाल ही में क्या हुआ है, जो आपका बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ है ये यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है, बट इसको यूनेस्को की तरफ से एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप इसको एंडेंजर्ड वाली लिस्ट से हटा दीजिए, और बेसिकली हम इसको काम कर रहे हैं ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर ये लंबे टाइम तक एंडेंजर्ड लिस्ट में रहता तो हो सकता था इसका हेरिटेज वाला स्टेटस चला जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के सम्मान के खिलाफ ये बात होती, टूरिस्ट वगैरह को इससे जो है फर्क पड़ता, जबकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो यूनेस्को ने फाइनली इसको एंडेंजर्ड लिस्ट से तो हटा दिया है, बट अभी भी उन्होंने ये कहा है कि देखो अभी भी थ्रेट तो है और हमें इसको लेके, माफ कीजिएगा, काम करने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ ये सिस्टम है। लगभग आपको 3000 इंडिविजुअल रीफ्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, 900 से ज्यादा आपको आइलैंड देखने के लिए मिल जाएंगे, और 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलमोस्ट इसने एरिया यहाँ पे घेर रखा है। कहाँ पे, जो कोरल सी है, क्वींसलैंड है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके कोस्ट के पास। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है अर्थ पर, और नियरली 9000 टाइप के स्पीसीज को ये हैबिटेट देता है, एक तरीके से घर जो है देता है। लगभग 111 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर इसके द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, जो कि बेसिकली मानवीय कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट कर रहे हैं उसका लगभग 2% है। तो आप मान के देख सकते हैं कि इसका कितना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसके अलावा जो रीफ टूरिज्म है वो भी करीब हर साल $5.4 बिलियन का जो है एक फायदा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को देता है, और करीब 70,000 लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेचुरल वेव बैरियर के रूप में काम करता है, और जो कोस्ट लाइन है उसको स्ट्रोम में डैमेज होने से बचाता है। कोरल्स ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि जो कोस्टल एरिया है उसको इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, वेव जो एनर्जी होती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्ट्रॉम सर्जेस वगैरह जो होते हैं उससे काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बुक सीरीज देख सकते हो, है ना। लेकिन कोरल्स को देखो तो खासकर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करो तो कुछ थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, इसके अलावा पोल्यूशन। देन जो क्राउन ऑफ द थ्रोन स्टारफिश होती है, दरअसल कोरल्स को ईट करती है, फीड करती है इस पे, तो ये भी अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो कोरल्स की पॉपुलेशन अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना। परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखो कंटेक्स्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में दरअसल 2019 के बाद से जो क्लीनेस्ट एयर है वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और ये हमें बताया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। तो ये जो जुलाई थी इसमें जो दिल्ली की हवा काफ़ी साफ रही थी। परफेक्ट है। इसके बाद अगर हम बेसिकली इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा देखें तो एक थोड़ा सा डाटा को नज़र डालते हैं, है ना। अगर आप देखोगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था AQI, वो जुलाई में 2023 में कितना था, 83.7, जो कि आप देखोगे लास्ट ईयर में जो हमने रिकॉर्ड किया था सेम मंथ के लिए उससे बेटर था, जो कि 87.3 था। और 2021 की बात करें तो ये 110 था, बहुत हाई था। और 2020 में 83.8 था, लॉकडाउन का ये टाइम चल रहा था। और 2019 में देखेंगे तो 134 समथिंग था। तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि दिल्ली में जो एयर की क्वालिटी है वो चलो इम्प्रूव हो रही है। अब बात करते हैं कि नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात तो देखिए, ये एक टूल है। टूल किस लिए है कि जो एयर के अंदर हम पॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं उसका इफेक्टिवली हम कम्युनिकेशन जो है कम्युनिटी के साथ कर पाए। देखो, आप टेक्निकल डाटा एनालिसिस करते हो एज अ इंस्टीट्यूशन, आपका काम है, लेकिन क्या इससे आप जो है पब्लिक को कन्वे कर पाओगे? क्या पब्लिक को इससे ये बात समझ में आएगी कि कितना पॉल्यूशन है, कितना नहीं है ना। तो हमने क्या किया, एक ऐसा टूल निकाला है ना, जिसमें हम बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से कलर कोडेड सिस्टम में एक रेंज के माध्यम से जो है कम्युनिकेट करते हैं कि कितना जो है पॉल्यूशन का लेवल है एयर के अंदर। ठीक है जी, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अगर देखा जाए तो हमने 6 जो है इसके अंदर कैटेगरीज रखी है। एक होती है आपका जो है आपकी जो एयर की क्वालिटी, दैट इज वेरी गुड। एक होता है आपका बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री। देन आपका क्या है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड है, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है,
हर कैटेगरी में जो हम डिसाइड करते हैं, है ना, वो बेसिकली कुछ पॉल्यूटेंट हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर जो है बेसिकली देखते हैं। ठीक है, EQ सब इंडेक्स है और इसके अंदर कुछ हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स भी जो है इन्वॉल्व रहते हैं। आपको यहाँ पे जो मेजरली ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको जो 8 पॉल्यूटेंट हैं उनका डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है, देन आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका जो ओजोन 3 है, ये ओजोन 3 वो वाला नहीं है जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, ये वो वाला है जो ग्राउंड ओजोन है, जो कि हेल्थ के लिए हजार्ड क्रिएट करता है। देन आपका NH3 है एंड आपका PBA लेड है, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कि 24 घंटे के लेवल पर भी कई बार इसको मेजर किया जाता है एंड जो बेसिकली नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पे क्या है फिर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है जी, तो क्या बोला गया, EQ सब इंडेक्स और एक हेल्थ ब्रेक पॉइंट जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, 4 पॉल्यूटेंट हम देखते हैं और जिसके लिए हम एक शॉर्ट टर्म का 24 घंटे का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक ये बेसिकली आपका कह सकते हैं निकाय है और इसको बेसिकली आप देखोगे कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुका, अब कहीं और से आएगा। पहली बात तो इट इज ओवर आर्किंग बॉडी। ठीक है, ये एक ओवर आर्किंग बॉडी है जो पूरे दिल्ली NCR में, अब देखो दिल्ली NCR में दिल्ली जो हमारा कैपिटल है वो तो आता ही है, इसके अलावा आप देखोगे गाजियाबाद, हरियाणा, ये वाला एरिया भी तो आता है ना आपका, हरियाणा इन द सेंस मतलब गुरुग्राम। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी तो आता है। तो इस पूरे दिल्ली NCR रीजन के अंदर जो एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट है उसके लिए एक ओवर आर्किंग बॉडी हमारी तरफ से बनाई गई है। इससे पहले दरअसल कौन था, तो आपका एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी था, EPCA। इसको ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। इसमें सरकार का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1998 में इसको बेसिकली बनाया गया था। लगभग 22 सालों तक ये एक्टिव रहा। देन सरकार एक एक्ट लेकर आई, उसके तहत स्टैट्यूटरी जो है कमीशन को हमने स्टैब्लिश कर दिया। देखो इसका काम क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन करना, अच्छा रिसर्च करना, आइडेंटिफिकेशन करना, जो भी एयर क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है इस NCR और इसके एडजॉइनिंग एरिया में उनके सॉल्यूशंस को लेकर काम करना। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे NCR पर है, यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो एरिया NCR के अंदर आते हैं वहां पर इसका जो है बेसिकली आप कह सकते हैं बेसिकली जुरिस्डिक्शन है। पेरेंट अथॉरिटी की बात करें तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत ये जो है काम करता है। देखो ये एक ऐसी बॉडी है जो आप कहेंगे कि जो आपकी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अपने अपने स्टेट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे, उनको भी सुपरसीड कर देती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कोई भी इंडस्ट्री इस एरिया में जो उनको लगता है कि उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जो एयर क्वालिटी के लिए डिजास्टर्स हो सकती है, ये उस इंडस्ट्री का बेसिकली रैंडम इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और आप देखोगे कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई को कट करने के निर्देश भी ये लोग जो है दे सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये साथ में जो स्टेट्स के द्वारा स्टबल बर्निंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए NCR रीजन में जो एयर पॉल्यूशन है उसको लेकर काफी ज्यादा पावर्स जो है इस कमीशन के पास है। इसके जो ऑर्डर और बेसिकली डायरेक्शंस होते हैं वो प्रिवेल करते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट के और इस कमीशन के जो बेसिकली ऑर्डर उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक बॉडी है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली परमानेंट बॉडी है, 20 में मेंबर होते हैं और बेसिकली कोई भी ऑफिशियल जो सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी की रैंक का होता है वो उनके द्वारा इसको चेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमने इस बॉडी के बारे में पढ़ा ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना। अब एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, देन हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे। देखो सिक्किम बेसिकली प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से।
एंड सिक्किम को एज ए एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। सिक्किम एक छोटा सा ईस्टर्न हिमालय राज्य है, बट आप देखो यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक बड़ा ही प्रॉब्लम जो है चैलेंजिंग लेवल पर चला गया था। तो 1998 में पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना था जिसने जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती है, मिल्क के पैकेट्स जिनको आप यूज एंड थ्रो करते हो, उस डिस्पोजेबल प्लास्टिक पे बैन लगा दिया था। ठीक है, तो आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सब कुछ भी चीज़ें हों जो आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल से बने होते हैं, पॉलीथीन वगैरह से, उस पर इन्होंने क्या है बैन लगा दिया था। धीरे धीरे इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ना, उस पर फिर रोक लगाई। देन आप देखोगे जो प्लेट्स और कटलरी होते हैं थर्माकोल वगैरह के, उस पर भी इन्होंने रोक लगाई। फिर इन्होंने प्लास्टिक के रिसाइकिल को लेकर काफ़ी जो है काम किया है, पेनल्टीज वगैरह यहाँ पे लगाई है। तो बेसिकली सिक्किम ने ना बहुत ही आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव होकर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया, जिसके हमें रिजल्ट्स भी दिखाई यहाँ पर देते हैं। 2014 में एक स्टडी आई थी, उसमें मिला था कि सिर्फ 34% ऐसे शॉप हैं सिक्किम के अंदर जो प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते हैं। 2018 की स्टडी तो ये कहती है 66% बेसिकली ऐसे शॉप है सिक्किम में जो न्यूज़पेपर या सिर्फ पेपर बैग को यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, है ना। साथ में ये भी देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चला गए थे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। जो बेसिकली वहाँ की कम्युनिटी है, जो अलग अलग समुदाय हैं, उनको एक्चुअली में अवेयरनेस है प्लास्टिक पॉल्यूशन को, लेकिन दे आर वेल अवेयर कि हमें प्लास्टिक पे बैन यहाँ पे है और हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये हमारे हित में है। तो बस एक छोटा सा बेसिकली केस स्टडी था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैन ऑन केटोफ्रेन एंड आपका जो एक्सेलोफेनेक था। ठीक है, अब देखो हाल ही में जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका केटोप्रोफेन है ना, आपका जो एक्सेलोफेनेक है, इस पर जो है एक तरीके से बैन लगा दिया है ना। और ये सरकार ने किया है बेसिकली जो आपका सेक्शन 26A है, किसका, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। ये नोटिफिकेशन आया आपका जुलाई 31 में। तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं बड़ा वेलकम कर रहे हैं इस मूव का, वो कह रहे हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बेसिकली एक्सेलोफेनेक एनिमल्स को दी जाती थी, ये बाद में डाइक्लोफेनेक में ही कन्वर्ट हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर पहले उसको एक्सेलोफेनेक दिया गया और बाद में सिर्फ डाइक्लोफेनेक ही दिया जाता है, तो वो डाइक्लोफेनेक ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके सिस्टम में रहता था। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग मूव। अब देखो थोड़ा सा समझो, जो इंडिया के अंदर वल्चर्स की पॉपुलेशन है, अगर हम बात करें 1980s के दौर में वो मिलियंस में थे, लेकिन 1990s आते आते आप देखोगे बहुत ड्रास्टिक डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में देखने को मिला था। बहुत सारे इसके रीजन थे। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वाज जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में हम डाइक्लोफेनेक नाम का एक मेडिसिन यूज़ करते थे। जब उन एनिमल्स के बेसिकली डेड मटेरियल पर जो हमारे वल्चर्स थे वो सर्वाइव करते थे, तो उस डाइक्लोफेनेक की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी और ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी थी। एंड वल्चर्स देखो इकोसिस्टम के नेचुरल क्लींजर्स कहे जाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं प्रकृति के। तो अगर इनकी जनसंख्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इट्स नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम। तो सरकार ने क्या किया, 2006 के आसपास डाइक्लोफेनेक पर एक बैन लगा दिया था, बट अभी भी कुछ ऐसी चीजें थी जो मार्केट में चल रही थी। अब गवर्नमेंट ने 2 और चीजों पे जो है बैन लगा दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे टोटल 6 ऐसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो वल्चर्स के लिए टॉक्सिक है। अभी जो एक बाकी बच रहा है निमेसुलाइड, ये भी एक मेजर थ्रेट है वल्चर्स के लिए। इसकी प्रूवन जो है एक तरीके से टॉक्सिसिटी है वल्चर्स को लेके, इस पे काम करना भी बाकी है। ठीक है, इनको भी क्या है बैन करना चाहिए। अगर इंडिया की वल्चर पॉपुलेशन की बात करें तो देखो 1990 के बाद लगभग 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी। रीजन वही था कि कैटल्स में पेन को रिलीव करने के लिए जो डाइक्लोफेनेक को एडमिनिस्टर किया जाता था। यूपीएससी इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछ चुका है उसी टाइम पे। तो 2004 में ये पता चला कि डाइक्लोफेनेक रीजन है। 97% पॉपुलेशन में जो है लॉस देखा गया एंड 2006 में आते आते इस पे बैन लगा दिया गया। मेन स्पीसीज जो अफेक्ट हुए थे वो आपके ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर थे, लॉन्ग बिल्ड वल्चर थे, स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स थे। ठीक है, फिर सरकार के द्वारा एक वल्चर रिकवरी प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है,
और एक वल्चर कंजर्वेशन को लेकर सरकार जो है 2006 से एक्टिव हो गई थी। 6 में बैन लगा, 8 में जो है इसको गैजेट में नोटिफाई कर दिया गया एंड उसके बाद 2013 के आसपास जाके गवर्नमेंट ने इसको फिर से रीइंफोर्स किया था, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या था कि जो ह्यूमंस कंजप्शन के लिए डाइक्लोफेनेक अवेलेबल था, लोग उसको लाइव स्टॉक्स में यूज करने लग गए थे। तो फिर सरकार ने क्या किया कि जो इसका साइज था वायल का, उसको काफी ज्यादा कम कर दिया, है ना, 3 मिलीमीटर तक कर दिया, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं उसी को बेसिकली कैटल्स में यूज करने लग गए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा एक और ड्रग है, उसका भी नाम ध्यान रख लेना, बेसिकली मेलॉक्सिकैम, इसको भी बैन करने की बात जो है कही जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़े नेम याद रखना, वल्चर पॉपुलेशन पे इनका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का वीकली करंट अफेयर का क्लास जो है एंड होता है। जाने से पहले अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 11 अगस्त से मॉर्निंग बैच हमारा P2I बैच लॉन्च हो रहा है। P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, आपकी प्रिपरेशन का हर स्टेप, हर एक क्रूशियल जो भी इम्पॉर्टेंट कोई भी फैक्टर है जो आपकी सक्सेस होने के रेट को, आपके चांस को बढ़ाता है, वो इस P2I के अंदर कवर होता है। रियल क्लासेस होती हैं, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, मेंटोरशिप है, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर इस बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर मुझे जो है बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो, तो UPSC विद प्राची, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे पिंक जरूर कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपने बैच को लेकर कुछ भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, जल्द मिलूंगी एक नई क्लास में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।